मैंने आपको कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण से हम करंट अफेयर को खुद अपडेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये मैं पूरी आपको उसको इस पूरी तकनीक को समझाने का प्रयास करूंगा। ये मई अंक है, इसमें घटनाएं और पहले से दी रहेंगी। आप ऐसा शुरू करते चलेंगे, इसमें अप्रैल मार्च की घटनाएं दी गई होंगी, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते कौन सा महीना चल रहा है, ये सितंबर, ऐसा आप बढ़ते चलिएगा। देखते हैं इसका पहला सेक्शन जो रहता है प्रतियोगिता दर्पण का, विज्ञापन वगैरह के बाद, जहां तो विज्ञापन है सब, जहां से इसका पहला सेक्शन शुरू होगा, ये विषयों की सूची दी गई है। विषयों की सूची के बाद परमार्थ के नाम से संपादकीय दिया गया है, एक लेख, जिसे आप ऐसी चाहे तो पढ़ सकते हैं। पर यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहेंगे तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से ये प्रारंभ होता है। ठीक, राष्ट्रीय घटनाक्रम में दे रहा है ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तहत देश में आदर्श आचार संहिता लागू। तो ये चुनाव भी हो चुका है ना। ठीक, कौन सी लोकसभा का चुनाव था ये आपको, हाँ अब इससे आपको याद रखना है, चाहे तो पॉइंट बनाकर लिख लें। भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। अब ये पुरानी चीजें दे रहा है, लेकिन हमें एक ये फैक्ट काम का मिल रहा है जो हमें समझ में आ रहा है कि अभी हमारे देश में कौन सी लोकसभा चल रही है। तो कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आप याद रखें। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आप याद रख लें, राजीव कुमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, लिख लें इसे। सुधा मूर्ति के मनोनयन के पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें भरी गईं। तो एक इस हेडिंग को लिखें, सुधा मूर्ति का राज्यसभा के लिए मनोनयन। किनका मनोनयन हुआ है? सुधा मूर्ति का। किसके लिए मनोनयन हुआ है? राज्यसभा के लिए। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं बिल्कुल पढ़ना, वो जाने संसद, सबसे पहले संसद तो सभी जानते हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद के अंग हैं। लोकसभा जो है वो संसद का अस्थायी सदन है, निम्न सदन है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है, उच्च सदन है ना, इत्यादि इत्यादि। और राज्यसभा में जितने मेंबर होते हैं, कितने हैं वैसे आपको पता होगा? अभी संविधान आपने नहीं पढ़ा है, दीक्षित सर आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से समझिएगा। उनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेट होते हैं। और 12वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुई हैं सुधा मूर्ति। इनका नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोई जानता है सुधा मूर्ति कौन है? राज्यसभा में जिसे भी मनोनीत किया जाता है, वो मनोनीत ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी न किसी क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध विद्वान होते हैं। तो सुधा मूर्ति जो है नारायण मूर्ति की पत्नी है। और नारायण मूर्ति का भी नाम यदि आप नहीं जानते होंगे तो आपको जरूर जानना चाहिए। इन्फोसिस का नाम यदि आपने नहीं सुना होगा तो भी आपको सुनना चाहिए। तो कम से कम इतना तो अभी जाने, आज की डेट में सुधा मूर्ति 12वें मनोनीत सदस्य के रूप में कहां गई? राज्यसभा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, INS जटायु शीर्षक डालें, साइड हेडिंग क्या लिखेंगे? INS जटायु। INS जटायु क्या है? INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा। INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा, नेवल बेस है, नया नौसैनिक अड्डा। तो एक कावारती में था नौसैनिक अड्डा, और अब ये कौन सा नौसैनिक अड्डा लक्षद्वीप में खुल गया? INS जटायु। अब जटायु का नाम आपने सुना होगा। जटायु ने कर्तव्य की रक्षा के लिए अपना जीवन उत्कर्ष कर दिया। जब रावण सीता मां को लेकर जा रहा था तो जटायु ने रावण से मुकाबला किया और अंतिम समय तक लड़ते रहा। जटायु मरण यानी कर्तव्य के पथ पर अपने आप को उत्सर्ग कर देना। जटायु एक बहुत बड़ा पक्षी है, गरुड़ की प्रजाति का। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। वैसे मुझे बहुत सी चीजें यहां पर पता है,
मैं रोक रहा हूं, अभी आपको करंट अफेयर में एक शब्द याद रख लेना है, INS जटायु क्या है? नौसैनिक अड्डा है नौसेना का। कहां है ये? लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में एक मादा चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया। पहले न्यूज को सुनिएगा, एक साथ तुरंत लिखने का प्रयास मत करो, मैं तो बता ही रहा हूं, छापा खाना नहीं खोलना है। इधर चश्मा वाली छात्रा, ठीक, क्या है इसमें बताया जा रहा है जिसको आप इतने तत्परता से लिखने लगी? क्या है बताइए, कुछ जानती हैं इसके बारे में? 5 शावकों को जन्म दिया किसने? दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीते ने। तो क्या हुआ? रोज बच्चों का कहीं न कहीं क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। मैं आगे कुछ बताना चाह रहा था ना, यही आपको अंधाधुंध फायरिंग से बचना रहता है। कुछ भी फैक्ट देखे तो रटे, ऐसा नहीं, समझो जानो। कूनो अभ्यारण्य, अभ्यारण्य नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। और एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, चीता। क्यों इंपॉर्टेंट है चीता? हाँ बोलो बेटा, तुम्ही से पूछ रहा हूं, चीता क्यों महत्वपूर्ण है? चीता की संख्या घटते नहीं, चीता विलुप्त हो चुका है भारत से, और दुनिया में भी वो विलुप्त प्रजातियों में है। एक रेड डाटा बुक होती है, हाँ, यदि आप पर्यावरण पढ़ते होंगे तो विलुप्त प्रजातियों के बारे में उसमें बताया जाता है। चीता विलुप्त हो गया है। चीता बहुत तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है ना। भारत का कूनो नेशनल पार्क इस चीते को संरक्षित करने, विलुप्तीकरण की प्रक्रिया से बाहर लाने के लिए चर्चित रहा था। वहां क्या किया गया था? चीतों को लाकर रखा गया था। कहां से लाकर के रखा गया था चीतों को? दक्षिण अफ्रीका से। तो यहां पर आपको कूनो राष्ट्रीय पार्क का नाम याद रखना है। लिखो, कूनो राष्ट्रीय पार्क। कूनो राष्ट्रीय पार्क कहां है? कूनो राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, श्योपुर। अफ्रीका से लाकर चीतों को संरक्षित किया जा रहा है। यहां अफ्रीका से लाकर चीतों को संरक्षित किया जा रहा है, ठीक। गामिनी चीते का नाम था जिसने बच्चों को जन्म दिया। अब उस नाम को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। पहला फोकस आपका होना चाहिए कूनो राष्ट्रीय पार्क। जो नहीं जानता होगा, ये तो घटनाक्रम बड़ा है, प्रधानमंत्री की भी इसमें क्या है भूमिका है, मोदी जी की, है ना। तो चलिए, आपने कूनो राष्ट्रीय पार्क का नाम सुन लिया। चीतों के लिए प्रसिद्ध है, और कहां के चीतों के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित। अभी किसी छात्रा ने कहा था कि आप स्पोर्ट्स पर विशेष जोर देंगे, आगे इसमें स्पोर्ट्स सेक्शन है। पहले देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। यदि आप इनका नाम नहीं जानते होंगे तो जानना चाहिए। क्रिकेटर्स के नाम जानने चाहिए, टेनिस प्लेयर्स के नाम जानने चाहिए, देश के श्रेष्ठ शतरंज प्लेयर्स के नाम जानने चाहिए। तो ये अनुबंधित हुए हैं। देखिए, जो क्रिकेटरों को BCCI अनुबंधित करती है वो अलग अलग श्रेणियों में करती है, और अलग अलग श्रेणियों में उनको पेमेंट भी अलग अलग मिलता है। जो A+ श्रेणी में आते हैं, A+ दिख रहा है यहां पर, A+ श्रेणी में जो क्रिकेटर अनुबंधित होते हैं उनको 7 करोड़ रुपए, A श्रेणी में 5 करोड़ 1 वर्ष में, B श्रेणी में 3 करोड़, C श्रेणी में 1 करोड़ की राशि प्रदान करते हैं। मैच फीस अलग से मिलती है। तो अब इसमें सबसे टॉप में कौन सी श्रेणी है? A+। और A+ श्रेणी में जाने वाले क्रिकेटर के नाम कम से कम तो जानो। A+ श्रेणी में कौन कौन गए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। कहानी इससे भी आगे बढ़ चुकी है। रोहित शर्मा संन्यास ले चुके हैं, है ना। तो आप कम से कम ये तो जानते रहें, अभी जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, रोहित शर्मा का संबंध क्रिकेट से है, विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, ये बैट्समैन है। जसप्रीत बुमराह का संबंध क्रिकेट से है। ये क्या करते हैं?
बॉलिंग करते हैं और बहुत दिनों के बाद भारत को इनके जैसा क्या मिला है, बॉलर मिला है। रविंद्र जडेजा का भी नाम आप जानते हैं। उसके बाद अन्य क्रिकेटर आर अश्विन, जरूर जानना चाहिए कौन है आर अश्विन। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ये ग्रेड ए हैं। ग्रेड बी में कौन है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे। एक नजर देखना रहेगा, ये अंक आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरा याद भी ना कर पाए तो एक बार नजर से गुजर जाए, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है तो कम से कम जानते रहें। एक दो बार आप ऐसा पढ़ते जाएंगे। न्यूज़पेपर के पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़पेपर ही है पूरे एक महीने का। प्रतिदिन का जो आप न्यूज़पेपर पढ़ने में समय देते हैं, उसके बदले प्रतिदिन इसको पढ़ने की क्या कर लें, आदत डाल लें। एक महीने का अंक 5 से 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है, उस ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें। बार बार आपको चीजें रिपीट होते रहेंगी। ये अंक, ये पत्रिका मार्केट में भी अवेलेबल है और ये स्वयं अपने अंक को नेट पर फ्री अवेलेबल करा देती है एक महीने बाद। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, तो आपको जुलाई अगस्त के अंक नेट पे मिल जाएंगे। सितंबर का लेटेस्ट खरीदना है तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। आप दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है, फोन से और सामने रखकर। मेरे अनुसार आप बोलेंगे तो श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, पत्रिका को सामने रखकर पढ़ना। फोन से कितना देखोगे, फोन से देखते हो तो फिर नोट्स बनाओ। यदि आपको किसी प्रकार से आर्थिक संकट है, खरीदना नहीं चाहते, आपके स्वभाव में कंजूसी है पुस्तक खरीदने के लिए, जो भी कारण हो सकता है, डीआरडीओ द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण। तो पहले लिखो अग्नि 5 का परीक्षण, डीआरडीओ के द्वारा। अग्नि 5 का परीक्षण किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। इसका रेंज लिखो 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 रेंज 5000 किलोमीटर। बहुत से बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, कितने लोग जान रहे हैं अग्नि क्या है। वैसे तो मैं पढ़ के बताया हूं, मिसाइल है। और इससे पहले कौन सी मिसाइल थी भारत में, पहली मिसाइल, मतलब जीरो हो अभी आप लोग पूरी तरह से करंट अफेयर में। लिखो भारत का मिसाइल कार्यक्रम। रक्षा प्रौद्योगिकी आपको तैयार कर लेना है, अभी तो एडवांस से एडवांस होते जा रहे हैं। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, फिर आप पढ़ते रहेंगे। इसमें कम से कम बेसिक नाम लिख लें। पृथ्वी, पहले नाम लिख लें, आज पृथ्वी लिखें, डैश करके लिख लें सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। समझा भी रहा हूं, बहुत हल्का समझाऊंगा। पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस, अग्नि, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह। दोनों के नाम याद हुए, सतह से सतह, यानी धरती पर एक जगह से छोड़ा जाएगा और दूसरी जगह जाकर के गिरेगा। ये सतह से सतह है, आकाश में विस्फोट नहीं होगा। कहां जाके गिरेगा, सतह से सतह। थोड़ा सा समझिएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम, स्पेस टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे से गहरे गहरे से जुड़े हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम वैसे वैसे स्वाभाविक तौर से मिसाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। अंतरिक्ष में जितनी ऊंचाई तक हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, रॉकेट जाने में सफल होता है, उतनी ही दूरी तक हमारी मिसाइल धरती पर मार करने में सफल होती है। यानी रॉकेट और मिसाइल भाई हैं। यदि रॉकेट सीधे गया, उसके सबसे ऊपर के शीर्ष में क्या रख दिया गया, उपग्रह रख दिया गया, तो रॉकेट जो है उपग्रह को अंतरिक्ष तक ले जाएगा, वो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहलाएगा, SLV, सरल शब्दों में रॉकेट कहलाएगा। यदि इसके ऊपर के शीर्ष में बम रख दिया जाए और उसको धरती पर गिराया जाए, तिरछा है ना, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, पैराबोलिक वे होता है, ऐसा आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। तो उसे टारगेट देकर धरती पर गिराया जाए और उपग्रह की जगह उसमें क्या रख दिया जाए, बम रख दिया जाए, तो वही हमारा रॉकेट इसमें चेंज हो गया, मिसाइल में चेंज हो गया।
मिसाइल है ना, इसीलिए भारत ने जब मिसाइल कार्यक्रम में रॉकेट के कार्यक्रम में तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया तो अमेरिका हमको रोका था, MTCR प्रतिबंध लगाया था, हमको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने में बाधाएं उत्पन्न किया था। रॉकेट का जो पहला चरण होता है वो ठोस ईंधन का रहता है, उसमें पहले आग लगती है, वो कट करके अलग होता है। दूसरा चरण जो रॉकेट का होता है वो तरल ईंधन का रहता है, उसमें आग लगती है, फिर रॉकेट और ऊपर जाता है, नीचे वाला खंड जलने लगता है। तीसरे खंड में और जब ऊंचाई चाहिए रहती है तो हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना रहता है। -150 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर क्रायोस का मतलब क्रायोजेनिक टेम्परेचर है, -150। एक तो -150 का टेम्परेचर अचीव करना चुनौती है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में तो बेहद मजबूत चुनौती है, क्योंकि नीचे के सेक्शन में आग लगी है और ऊपर के सेक्शन में आपको बर्फ से भी ज्यादा ठंडक रखनी है। दो विपरीत चीजें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन -150 से और ज्यादा नीचे के टेम्परेचर पर कहां रहेंगे? क्रायोजेनिक सेक्शन में रहेंगे। ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है ना, और नीचे का सेक्शन जलते रहेगा। तो दो विपरीत टेक्नोलॉजी में जब अपन कॉम्बिनेशन कर पाते हैं तो हम क्रायोजेनिक टेक्निक पर सक्षम होते हैं और हमारा रॉकेट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, GSLV का लक्ष्य है। तो हमारा शुरुआती रॉकेट था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसको ज्यादा क्या किया गया? एक्सपर्ट बना, मतलब ज्यादा उसको एडवांस बनाया गया। SLV के बाद अगली कड़ी किसकी आई? ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर और ज्यादा एडवांस PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय कक्ष में उपग्रह को स्थापित करेगा। और सबसे उन्नत GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV, ASLV, PSLV, GSLV, ये किसकी ऊंचाई बढ़ा रहा है? रॉकेट की। और जो SLV है उसी का परिवर्धित संस्करण पृथ्वी है। पृथ्वी भारत की पहली मिसाइल है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने गए हैं? APJ अब्दुल कलाम। पृथ्वी की रेंज कम थी और अग्नि की रेंज बहुत ज्यादा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप सीखोगे सर लोगों से। अग्नि जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाए, छोटी मोटी दूरी नहीं। अभी हम आसपास के एशियाई देशों तक अपनी मिसाइल भेज सकते हैं और भारत से बैठे बैठे देखो लिखा होगा, देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी उपलब्धि 11 मार्च 2024 को उस समय अपने नाम की, जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इसका हमेशा के लिए नाम याद रखें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये अंतरिक्ष मतलब ये ऊपर जाएगा पहले, मतलब अलग अलग वायुमंडल के हिस्से हैं ना, थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, फिर मैं साइंस पढ़ाने लग जाऊंगा, अपने को मैं रोकता हूं। मैं भी आपको क्या पढ़ा रहा हूं? करंट साइंस नहीं भाई, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं राक्षसों। तो अग्नि जो है, अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ। मिशन दिव्यास्त्र के नाम से यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। उड़ीसा का एक इलाका है जहां से हम प्रशिक्षण करते थे। ओलाइव रिडले नाम के कछुओं की प्रजाति वहां पर इस परीक्षण का शिकार होती रही। हमारे मिसाइल मैन के सम्मान में APJ अब्दुल कलाम के नाम में हमने उड़ीसा के परीक्षण रेंज का नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ये भी GS का प्रश्न बनता है। एक्चुअल में GS के नाम पे क्या बच्चे बार बार मांग किए हैं, बिलासपुर से बच्चे, आप हर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ा के डालें, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता कि इस पूरे से क्या पढ़ें। और पूरे करंट अफेयर में भी यही समस्या रहती है स्टूडेंट्स को, अभी उनको फैक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता है ना, और इस सिलेक्शन की आदत आती है लगातार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद दिखेगा क्या पूछता है तो क्या पढ़ना चाहिए। यानी प्रक्रिया जटिल है लेकिन कंट्रोलेबल है। हम लोगों ने भी तो ऐसे ही सीखा होगा ना। तो आपके दिमाग में अभी रहना चाहिए APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहां है? उड़ीसा। मिशन दिव्यास्त्र का नाम आपने सुन लिया।
और तीसरा देखिए, लगभग पूरा चीन और आधा यूरोप 5000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। कौन? हमारी स्वदेश निर्मित अग्नि 5। और इसीलिए अग्नि 5 का नाम क्या है? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अंतर महाद्वीपीय, भारत से यूरोप तक इसका रेंज पहुंच गया। पृथ्वी भी हमारी मिसाइल है। कैसी मिसाइल है पृथ्वी? सतह से सतह में पास, मध्यम दूरी की मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई अग्नि। फिर शुरुआती दौर की कुछ और मिसाइल का नाम लिख लें, पृथ्वी, अग्नि, नाग। कोई बच्चा नाग के बारे में बात कर रहा था। नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पे चलती है। टैंक को नष्ट करने में सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? नाग। पृथ्वी, अग्नि, नाग। नाग क्या है? टैंक भेदी मिसाइल। त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल लिखो फिर आकाश। कम से कम 5 मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश। अब त्रिशूल और आकाश को एक साथ रख लो, ये दोनों सतह से आकाश में मार करेंगे, सतह से आकाश में। ठीक, अब इसमें है क्या? यदि पास के रेंज में मार करना है तो त्रिशूल, और दूर में मार करना है तो आकाश। शत्रु का विमान दूर में है, हमें पता चल गया, हमने आकाश मिसाइल को छोड़ा, जमीन से गया कहां? आकाश में, और उसने शत्रु के विमान को हवा में नष्ट कर दिया। शत्रु का विमान पास में आ गया है तो भगवान शंकर का त्रिशूल याद करो, जल्दी से उठा के फेंक देंगे, पास में आ गया तो त्रिशूल और आकाश में भी रेंज का डिफरेंस है। आप ज्यादा चूंकि साइंस नहीं पढ़ना है अभी, आपने एक झलक पाली, यानी अब आपके दिमाग में आ गया कि मेंस में निबंध भी रहता है, मेंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, प्री में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट में भी है। आप में से जो जागरूक होगा वो खुद हमारे 2 टेक्नोलॉजी पे आर्टिकल लिख लेगा। सोचिए काम कितना गंभीर रहता है। एक कौन सी टेक्नोलॉजी पे आर्टिकल लिखेगा? स्पेस टेक्नोलॉजी पे। और एक सेकंड कौन सी टेक्नोलॉजी पे आर्टिकल लिखेगा? मिसाइल टेक्नोलॉजी पे। और दोनों में नया नया प्रयोग निरंतर हो रहा है। ब्रह्मोस आ चुका है, और भी कई मिसाइलें आ चुकी। ब्रह्मोस का नाम भी लिख लें, भारत और रूस की संयुक्त मिसाइल है। फिर जब हम अंतरिक्ष की क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर उसकी कहानी भी रुकेगी नहीं। आज तो हम अंतरिक्ष में, है ना, दूसरे देशों के उपग्रह ले जा रहे हैं। तो खैर, आपने अग्नि का नाम सुना, अग्नि 5 का आपने रेंज समझा। अग्नि 5, इसका रेंज कितना है? 5000 किलोमीटर। कहां से परीक्षण हुआ हल्का से जाने, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आप जाने। अगले समाचार की तरफ चलते हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर भाजपा ने अकेले सरकार बनाई। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने। यदि हल्का से नाम बस चाहे तो बाई चांस हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, है ना, कौन रहे? नायब सिंह सैनी। देख सकते हैं ऐसा एक नजर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके संदर्भ में नहीं है। विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार और अभी बाहर भी आ गए हैं। तो इस घटना का आपने शीर्षक पढ़ लेना है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को आपको वैसे जानना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को आप, ये आपके पास आ जाएगा ये वाला अंक। आप मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को जानने समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इकोनॉमी से संबंधित शब्दावली है। आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ ही 2 चरणों में करने की कोविद समिति की सिफारिशें। तो इसमें लिखो अब कोविद समिति। कौन है कोविद? हमारे पूर्व, हाँ, कोविद समिति समझो। कोविद समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। कोविद समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधार। और देश करके क्या लिखेंगे फिर? 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। हमने धारा 370 हटम को समाप्त किया कश्मीर से। एक देश एक विधान एक निशान, ये भी लक्ष्य था हमारी सरकार का, भाजपा का, आरएसएस का। क्या था ये लक्ष्य? कश्मीर में 2 संविधान चलते थे, जानते हो ना, एक हमारे देश का और एक कश्मीर का अपना। कश्मीर में 2 झंडे चलते थे, एक भारत का एक कश्मीर का। तो जब देश एक है तो एक देश एक विधान एक निशान, ये कहां के लिए था? कश्मीर के लिए। वैसे ही हमारे देश में लगातार इलेक्शन होते रहते हैं, कभी किसी राज्य में होते रहता है, कभी किसी राज्य में होते रहता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, फिर नगरीय निकायों के चुनाव होने लगते हैं, पंचायतों के चुनाव होने लगते हैं।
तो इस इलेक्शन को सिस्टमेटिक करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पर सरकार विचार कर रही है। यदि लागू हो गया तो ये देश में चुनाव में होने वाले व्यय को रोकने में एक कारगर कदम साबित होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम आपको याद रखना है, समिति का नाम था कोविद समिति। और आप जान ही रहे हैं कोविद जी अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं। इस आर्टिकल को पढ़ लें। नेक्स्ट लिखें पुष्पक। पुष्पक उपग्रह या स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता युक्त मानव रहित पुष्पक यान। कम से कम इतना लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। इन शब्दों को सीखोगे तो उपग्रह या स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण। पृष्ठ क्रमांक 34 पर दे रहा है। चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 34 पर, या चलिए पृष्ठ क्रमांक 34 पर पहुंचेंगे तो बता दूंगा। पुनः प्रयोज्य का मतलब क्या है ना? हाँ, क्या होता है रियूजेबल? हाँ, कुछ लोग समझदार हो चुके हैं, ठीक है। रॉकेट एक बार गया तो गया, फिर वापस लौट के आया तो रीयूजेबल है, पुनः प्रयोज्य है। अंतरिक्ष में जाना जितना कठिन, आना उतना ही कठिन, उससे ज्यादा कठिन। आराम से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मैटर पर आते हैं, फिर चर्चा करेंगे। अभी अब क्रम से चल रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की मॉरीशस यात्रा, ठीक है। हमारी राष्ट्रपति मॉरीशस गई थी। मॉरीशस के प्रधानमंत्री का नाम याद रख सकते हैं। क्यों याद रखना है? क्योंकि भारतीय मूल का व्यक्ति यदि विश्व में किसी बड़े पद पर पहुंचेगा तो उससे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री, नाम से ही समझ जा रहे हो, चेहरा भी तुमको इंडियन ही दिख रहा है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री का नाम लिखिए, प्रविंद जगन्नाथ। तो इसलिए जानना है कि भारतीय मूल का व्यक्ति मॉरीशस में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गया। कमला हैरिस, प्रविंद जगन्नाथ, अनिरुद्ध, है ना, नाम समझते चलेंगे। पहले आपने याद, अभी केवल एक लाइन, अभी इस पूरे न्यूज में वन लाइनर फैक्ट आप याद रख सकते हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट न्यूज पर आइए। नए चुनाव के पश्चात शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नई गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री। चूंकि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, उथल पुथल से गुजर रहा है, हमको परेशान भी करते रहता है, वहां सत्ता परिवर्तन पर हमें नजर रखनी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम याद रखें, शहबाज शरीफ। हो सकता है अभी तक बदल गए हों। ये कौन सा घटनाक्रम चल रहा है? पाकिस्तान में कुछ भी होते रहता है। बदल गए हैं कि अभी यही हैं? आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज जो मैं बता रहा हूं करंट अफेयर में, वो अंतिम सत्य कभी नहीं हो सकता। मैं आपको लिखवा रहा हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम शहबाज शरीफ, और जिस दिन आप पेपर देने जाओगे तब तक चेंज हो गया रहेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जैसे ही आपको ये मिलेगा, कुछ भी नया परिवर्तन होगा, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, उसको एड ऑन करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नाम याद रखें, क्या नाम है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बदल गए, नाम याद रखें। केवल पूरा न्यूज आप पेपर जैसा पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन आवश्यक नहीं है। अभी किस न्यूज को बहुत ध्यान से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति, नाम लिख लें, आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर किया। ओली की नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी अब सत्ता में, और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी नाम आपको जानना है, प्रचंड। प्रचंड मत, पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड ये कहां के सत्ता प्रमुख बन गए? नेपाल।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ये माओवादी विचारधारा से प्रेरित है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, और वहां से कौन बने नेपाल के प्रधानमंत्री? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल में भी इस तरह का दौर चल रहा है। रूस अलग परेशान है, पता होगा आपको। अभी की कंडीशन में यूक्रेन युद्ध में रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका बढ़ रही है शांति प्रयासों के संदर्भ में। तो यदि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, नहीं जानता है, तो पुतिन के चुनाव से पहले ही युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद युद्ध के ही चलते चलते वर्षों बीत रहे हैं अभी तो युद्ध के ही चलते चलते फिर रूस में चुनाव हुआ। और ये पुतिन के लिए परीक्षा थी, व्लादिमीर पुतिन के लिए, कि रूस की जनता व्लादिमीर पुतिन के इस युद्ध के निर्णय पर अपनी मुहर लगाती है या नहीं लगाती है। क्योंकि जब एक देश लड़ता है तो देश के नागरिकों को भी बहुत कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और व्लादिमीर पुतिन फिर से जीत गए। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जानता है न लिखे, जो नहीं जानता है जरूर जाने। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। जो बच्चा नहीं जानता है वो जरूर जाने। कोई भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे ही होती है। नेपाल के राष्ट्रपति पुष्प कमल दहल प्रचंड, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ जरदारी, प्रधानमंत्री बदमाश शरीफ, नहीं क्या नाम है, शहबाज शरीफ, जो भी होगा नाम उनके। मॉरिशस में कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। अब ये बदलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नजर कहां जाएगा? समाचार पत्रों में। चलिए, हथियार खरीदी में भारत का विश्व में पहला स्थान। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता। तो अमेरिका की इकोनॉमी का एक आधार है हथियार बेचना, और हमारी मजबूरी है, जब तक हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे महापुरुष रहेंगे तब तक हमें तो हथियार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज है, लिखना एकदम से आवश्यक नहीं है। स्वीडन, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। लिखें पहले इसको, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। 31वां सदस्य फिनलैंड था। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। कोई जान रहा है नाटो के बारे में? कोई भी इस क्लास में? लिख लीजिए पहले, नाटो का फुल फॉर्म लिख लें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दिया नहीं है, लिख लें नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। स्थापना 1949। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। एक लाइन में लिखे, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। ठीक, क्या है नाटो? उत्तरी अमेरिकी देशों का और यूरोप के देशों का कैसा गठबंधन है? राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949। नाटो क्या है? एक राजनीतिक गठबंधन होने के साथ साथ सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय कहां है? बेल्जियम ब्रुसेल्स। एक लाइन और लिखो, इस संगठन के, लिखिएगा, इस संगठन के किसी भी देश पर यदि कोई हमला करता है, इस संगठन के किसी भी देश पर यदि कोई हमला करता है तो इसकी रक्षा के लिए नाटो के सभी देश मिलकर कार्य करेंगे और हो सकेगा तो विरोधी देश पर हमला भी करेंगे। नाटो के सदस्य देश पर यदि हमला होता है तो नाटो के सभी देश मिलकर बचाव करेंगे, आवश्यक रहा तो हमला भी करेंगे। अब आपने थोड़ा सा समझा। अभी 32वां सदस्य कौन बना है नाटो का? स्वीडन बना है। नाटो का नाम आते ही मैं गंभीर हो गया, आपको गंभीरता से बताने लगा। कारण क्या है? नाटो अस्तित्व में क्यों आया?
विश्व में दो बड़ी विचारधाराएं हैं, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है रूस है। पहले नंबर पे रूस है, फिर चीन भी हो सकता है। साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा, ठीक, रूस। क्या दिक्कत है आपको? है, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, मुद्दा भटक जाएगा। आराम से पढ़ा ही दूंगा, निबंध में मेंस में पढ़ाते ही हैं। अभी समझिएगा, रूस ने एक सैन्य संगठन अलग से बनाया था अपना। आपका फिर से एक टास्क दे रहा हूं। रूस का एक सैन्य संगठन था, एक पैक्ट हुआ था, उस पैक्ट के बदले में नाटो आया है। यानी साम्यवाद का मुकाबला करने के लिए ये मतलब रशियन विचारधारा कोई एक पैक्ट है, देखिएगा क्या पैक्ट है वो। उस पैक्ट के बदले में क्या आया था? नाटो। नाटो का निर्माण ही हुआ था साम्यवाद या रूस की सैनिक गतिविधियों का जवाब देने के लिए। और ये घोषणा करके रखा था, यदि हमारे किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो सब पर हमले के बराबर है, सब देश मिलकर लड़ेंगे। और यूक्रेन इसकी सदस्यता चाह रहा था लगातार। और साम्यवादी विचारधारा या रसिया अपने किसी भी क्षेत्र में यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप कहीं भी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। और नाटो की सदस्यता का प्रश्न और यूरोप के देशों से यूक्रेन की बढ़ती नजदीकी, इन्हीं सब कारणों से रूस ने कहां हमला कर दिया? यूक्रेन पर। तो आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। मेंस में रूस यूक्रेन युद्ध निबंध का मुद्दा रहेगा अभी प्री में। और वैसे ही आपको जब भी, आज तो नहीं बताऊंगा मैं, मजबूरी है मेरी। समाजवाद साम्यवाद एक इतनी बड़ी विचारधारा है कि मुझको दोनों में अंतर करने के लिए टाइम लगेगा। एक लाइन में फिर भी, चूंकि आप बोल रही हैं, आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि बता देना चाहिए। देश में या दुनिया में दो वर्ग होते हैं सामान्य तौर पे, एक शोषक और शोषित, एक पूंजीपति और एक सर्वहारा। एकदम सरल तरीके से समझोगे, मजदूर, गरीब और अमीर। मेरे हाथ को देख करके आप समझ जाना, एक वर्ग नीचे है, एक वर्ग ऊपर है। गरीब और अमीर, मजदूर और मालिक, मजदूर और पूंजीपति। समाजवादी विचारधारा बोलेगी नीचे के गरीबों को धीरे 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 प्रमोट करके, सहयोग करके, सपोर्ट करके ऊपर तक लाओ, दुनिया में समानता हो जाएगी। साम्यवाद भी बोलेगी दुनिया में समानता लाना है। साम्य का मतलब भी समानता ही होता है, लेकिन साम्यवाद क्या कहेगी? नीचे के लोगों के अंदर वो क्रांति पैदा कर दो, वो आग जला दो कि वो हथियार लेकर खड़े हो जाए, ऊपर वालों को मारे, काटे, लूटे और समता का स्थापना कर दे। इसलिए खतरनाक विचारधारा हो जाती है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। यही साम्यवाद माओ से तुंग का क्या बन जाता है? माओवाद बन जाता है। इसी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को जब आगे बढ़ा दिया गया रूस में लेनिन के द्वारा, तो 1917 में रूस की क्रांति हो गई और रूस लाल रूस में बदल गया। ये गंभीर मैटर है जो आप निबंध में हम लोगों से सीखेंगे मेंस में। अभी फिलहाल चूंकि नाटो आया है चर्चा में, आपको बच्चों के तौर पर, आप प्रीलिम्स में है, नाटो कब बना? 1949। नाटो अमेरिका और यूरोप के देशों का है ना, उत्तर लिखा ना आपने अभी, किधर किधर के देशों का राजनीतिक और सैन्य संगठन है नाटो। नाटो यहां पर आपने लिखा है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का राजनीतिक और सैन्य संगठन है। 1949 में बना। इसका मुख्यालय बेल्जियम में कहां है? ब्रुसेल्स में है। पेपर 7 का एक पार्ट भी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, जब आप पढ़ते हैं तो। आगे बढ़ जाते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री तसेरिंग टोब्गे की भारत यात्रा। भूटान भी हमारा एकदम पड़ोसी देश है, और वहां के प्रधानमंत्री को हमने भारत बुलाया, और फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हुए, भूटान के नरेश आपको दिख रहे हैं, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो आप दोनों के नाम जानिए और ये जानिए कि हमारे प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? भूटान का। और भी बहुत से देशों का सम्मान मिला है, जानना चाहिए आपको। मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप इसे देख करके लिख सकते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तसेरिंग टोब्गे। और भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। मतलब भूटान गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। हाँ, और अलग, और साथ में राजतंत्र है। जैसे इंग्लैंड लोकतंत्र है और राजा रानी भी हैं। भारत एक कदम और आगे है।
हमारा शासनाध्यक्ष प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जनता से निर्वाचित हो रहा है, इसे गणतंत्र या रिपब्लिकन का नाम मिलता है। कहा जाता है कि भारत ने गणतंत्र फ्रांस से सीखा, लेकिन विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र तो वैशाली था, लिच्छवियों का गणतंत्र। भारत में प्राचीन काल में गणतंत्र था और उन इलाकों में राजा का निर्वाचन होता था। 16 महाजनपद पढ़ाते समय मैं आपको बताता हूं। फिर से वापस लौटो करंट अफेयर पे। भूटान के प्रधानमंत्री का नाम और भूटान के राजा का नाम। फिर से प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए, भूटान वाले भारत आए और भारत वाले कहां गए? भूटान। इसलिए दोनों जगह के लोगों के नाम को आपको क्या कर लेना है? याद करना है। नेक्स्ट आइए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स लिख लीजिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 143 देशों में 126वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 143 कितने देशों में? 143 देशों में 126वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का प्रश्न है और रहेगा भी, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे निकल जाएं, इसमें बहुत समय लगेगा। और हम निकल गए, अफ्रीका निकल गया, मतलब दुनिया की सारी समस्याएं एकदम से समाप्त हो गई। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन लोग हमेशा आगे रहते हैं। स्कैंडिनेवियन क्षेत्र के जो देश हैं, ध्रुव के पास के, अभी भी देखिएगा फिनलैंड नंबर 1 पे होगा। देखिए तो लिखा है क्या? फिनलैंड को सर्वाधिक खुशहाल देश इस रिपोर्ट में बताया गया। यह लगातार 7वां वर्ष है। जरूर पढ़ सकते हैं आप। जब भारतीय समस्याओं पर जिक्र होगा, गरीबी है ना, इत्यादि इत्यादि, ऐसे लिखते समय इस तरह की बातों का जिक्र करना पड़ता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अभी भी हमारा स्थान 126वां है। बावजूद इसके हमारी बहुत जो विशाल आबादी है, उसको देखते हुए इस तरह की समस्याएं भारत के लिए आनी लाजमी है, क्योंकि हमारे कंधों पर अन्य देशों की तुलना में बड़ी जिम्मेदारी है। इस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड। कौन है नंबर 1 पर? फिनलैंड। अब चूंकि आपकी फरमाइश है, नहीं अभी हमारे पास लगभग 40 मिनट है, इकोनॉमी भी हो जाएगा। देखिए, अब देखो आपको प्रतियोगिता दर्पण में क्रम से क्या मिल रहा है? पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इकोनॉमी आ गया, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसकी शब्दावलियां आप धीरे धीरे संस्थान में सीखते जाएंगे। इकोनॉमी एक गंभीर विषय है, फिर भी नजर आपकी पड़ती रहनी चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये आपका पेपर है। तीसरी तिमाही में, ये इंग्लिश में भी आती है ना ये मैगजीन, आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तीसरी तिमाही में निष्पादन सभी पूर्वानुमानों से बेहतर रहने से 2023-24 में जीडीपी वृद्धि अब 7.6% अनुमानित। तो ये फिगर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जीडीपी का फिगर सुना होगा आपने कभी न कभी, इकोनॉमी में जीडीपी लिखिएगा। जीडीपी का अनुमान 7.6, जीडीपी का अनुमान कितना माना जा रहा है? 7.6। नेक्स्ट आइए, बहुत ज्यादा आंकड़ों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों का यहां पे भंडार मिलेगा। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि नहीं। आपको यदि याद ही रखना है तो धान का समर्थन मूल्य याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हाँ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना का शुभारंभ लिख लें। वैसे तो आप जानते ही होंगे, कब ना जानते हो तो इस पर एक लेख जरूर तैयार कर लें। महतारी वंदना योजना, छत्तीसगढ़ सरकार, महतारी वंदना योजना। अब नवीनतम सामान्य ज्ञान, यहां पर भी बहुत सा फैक्ट मिलेगा। पूरी पत्रिका को देखकर फिर से परेशान नहीं होना है, आईबीए को जरूर देखना है। लेकिन आईबीसीए ऐसी क्या है? आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जब मैंने कुनो राष्ट्रीय पार्क का जिक्र किया है तो आईबीसीए का भी जिक्र आना जरूरी है। हो और बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों के अलायंस की स्थापना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहल पर की गई है। आईबीसीए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिल्ली में संपन्न बैठक में इस अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। आईबीसीए का उद्देश्य बड़ी बिल्ली परिवार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों में सहयोग स्थापित करना है।
7 बिग कैट्स में बाघ मीन्स टाइगर, शेर मीन्स लायन, तेंदुआ मीन्स लेपर्ड, हिम तेंदुआ मीन्स स्नो लेपर्ड या स्नो लेपर्ड, प्यूमा जगुआर और चीता शामिल हैं। चीते का ही एक प्रजाति समझो जगुआर, प्यूमा जगुआर चीता, ये 7 बड़ी बिल्लियों का परिवार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किशोर मकवाना, नाम जान सकते हैं। सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक सामान्य तौर पर पूछा नहीं जाता। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्त, इनका नाम जुड़ गया। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आपको बता चुका हूं, एक नजर देख करके आप आगे निकल सकते हैं। ये पूछने की परंपरा है। विश्व सुंदरी 2023 नाम लिख लें, क्रिस्टीना पिस्कोवा। विश्व सुंदरी 2023 क्रिस्टीना पिस्कोवा। और कहां की हैं? चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिकन, चेक गणराज्य। विश्व सुंदरी 2023 कौन है? विश्व सुंदरी 2023 क्रिस्टीना पिस्कोवा। कहां से है क्रिस्टीना पिस्कोवा? चेक गणराज्य। विश्व सुंदरी 2023 याद कर लें, क्रिस्टीना पिस्कोवा, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा। और यहीं पर आपको दिया गया है कि भारत से विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन कौन बनी है, नाम जोड़ लें। भारत की पहली मिस वर्ल्ड का नाम लिखें, रीता फारिया। नहीं जानते हैं तो तुरंत जान जाएंगे, नॉलेज बढ़ते जा रहा है। अभी की विश्व सुंदरी कौन है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। भारत की तरफ से पहली विश्व सुंदरी कौन बनी थी? रीता फारिया। लिख लो, भारत की तरफ से विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली रीता फारिया 1966। 1966 में कौन बनी? रीता फारिया। 1994 ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय 1994। 1997 डायना हेडेन। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन। 1999 युक्ता मुखी, 1999 युक्ता मुखी। 2000 प्रियंका चोपड़ा। 2017 मानुषी छिल्लर। 25, 26, 27, 28, 29, 30 आने वाले किसी भी वर्ष में अपना नाम भी आप लोग जोड़ सकते हैं यदि इस फील्ड में कोई प्रयास करेगा तो। क्रिस्टीना पिस्कोवा वर्तमान है, बाकी नाम आपको याद रखना है। पहली का नाम जरूर जाने, और ऐसे सभी को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाइए। बाफ्टा पुरस्कारों की तरह ऑस्कर पुरस्कारों में भी फिल्म ओपेनहाइमर की धूम, सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले। आप में से कितने लोगों ने ओपेनहाइमर का नाम सुना है? 1, 2। क्या है ओपेनहाइमर? सुना है तो थोड़ा बता दें। चलो लिखो, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर। देखिए, ओपेनहाइमर जरूर जाने, इस मूवी को चाहें तो देख सकते हैं। परमाणु बम, इस तरह का प्रयोग सुना होगा आपने। परमाणु बम तो परमाणु विस्फोट, परमाणु बम। भगवान कृष्ण और गीता, बस इतना हिंट देकर के छोड़ दे रहा हूं, बाकी सब आप समझ गए होंगे ओपेनहाइमर मूवी किस तरह की होगी। जो कुछ भी नहीं जान रहा है कम से कम नाम जान ले। ये बहुत चर्चित मूवी है, भारत से भी इसका संबंध जुड़ रहा है ना। इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके निर्देशक का नाम भी आपको जानना है, क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ मूवी का ऑस्कर ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन किस मूवी के डायरेक्टर हैं? ओपेनहाइमर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, कौन से फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की है? ओपेनहाइमर में। कम से कम 4 पुरस्कार ऑस्कर की श्रेणी में आपको जानना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ एक्टर,
सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस, और यदि भारत को या भारतीय मूवी को कुछ भी अचीवमेंट मिलता है ऑस्कर में तो जरूर जानना चाहिए। अभी आपने सर्वश्रेष्ठ मूवी का नाम बार बार मैं दोहरा रहा हूं, क्या सुना? ओपेनहाइमर। डायरेक्टर का नाम आपके दिमाग में बैठ गया, क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार किसको मिला? किलियन मर्फी को मिला है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, ये ओपेनहाइमर से नहीं जुड़ी हैं, ये पुअर थिंग्स की अभिनेत्री हैं, एम्मा स्टोन। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इतना जानना काफी है। और वैसे आपको जानना चाहिए अपनी रुचि के लिए, जैसे नोबेल पुरस्कार, वैसी गणित के क्षेत्र में बहुत हाई फाई प्रदर्शन करने पर कौन सा पुरस्कार देते हैं? एबेल पुरस्कार। प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को मिला है। जरूरी नहीं है जानना, अभी तक पूछा नहीं गया है। WTO का मंत्री स्तरीय संगठन, ठीक है देख सकते हैं। WTO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इतना आपको किसके बारे में जानना है? थोड़ा सा इकोनॉमी और करंट अफेयर, पुरस्कार वगैरह। अब शुरू हो जाता है प्रतियोगिता दर्पण का कौन सा सेक्शन जिसकी आप लोग फरमाइश कर रहे हैं? स्पोर्ट्स। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। अभी क्या न्यूज है, आइए पढ़कर देखते हैं काम का है कि नहीं। एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता एथलीट गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में सैन जुआ में 10 मार्च 2024 को एक एथलेटिक मीट में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ 27 मिनट 41.81 सेकंड पूरा करके इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बावजूद गुलवीर पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके, यानी कितना मुश्किल होता है। कम से कम इतना सब पढ़ने के बाद एक लाइन जान लें, गुलवीर सिंह का संबंध, या गुलवीर सिंह कौन है? एथलीट हैं, बस इतना जाने। इतना जब पढ़ लिए, फोटो भी दे दिया, मतलब सही जोड़े बनाओ, कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो अंधाधुंध समझ में नहीं आता कितने खिलाड़ी और कितने खेल को रखें। तो ये थोड़ा एथलीट लोगों में 10,000 वाले में सबसे नंबर 1 पे है, भले ओलंपिक तक नहीं पहुंचे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। गुलवीर सिंह विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पदक तालिका में अमेरिका का शीर्ष स्थान। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में दूसरी बार ओलंपिक युगल खिताब। ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हो गया। फ्रेंच ओपन टेनिस में भी बहुत मायने रखता है। लाल बजरी वाला कोर्ट, टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इनको आपको जरूर जानना चाहिए। ग्रांड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं किसकी? लॉन टेनिस की। अब ऐसी बैडमिंटन की एक बड़ी प्रतियोगिता है इंटरनेशनल लेवल पे, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन, और उसमें युगल खिताब दूसरी बार जीत रहे हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं। आप में से अधिकांश लोग बिगनर्स हैं, अभी नाम भी नहीं जानते होंगे। नाम लिखो दोनों का। और ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये जानना शुरू करो। पढ़ाई का काम बहुत गंभीर काम होता है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के विजेता। तो आपको ये समझ में आ गया, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन से जुड़े हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का इन्होंने युगल खिताब प्राप्त किया है। आगे बढ़ चलते हैं। दोनों का नाम याद हुआ, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत के बैडमिंटन के बेस्ट प्लेयर हैं, समझिए। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो बिलियर्ड्स एक खेल का नाम है। स्नूकर, बिलियर्ड्स सुनते होंगे, स्क्वैश, सब अलग अलग खेल हैं। अभी आपने बिलियर्ड्स शब्द सुना, जाकर के यूट्यूब में देखें आखिर बिलियर्ड्स खेलते कैसे हैं, नाम देख ले। हाँ, दिया भी है, बना के दे दिया है, आपको याद आ गया होगा खेल। और बिलियर्ड्स पर एक बहुत अच्छी मूवी आई है, बिलियर्ड्स पर, मैं नाम भूल रहा हूं, जरूर देखना चाहिए। एक बच्चे के ऊपर है, कोई नहीं देखा। तुम लोगों की क्लास बहुत मुर्दा क्लास है, जागरूक युवा नहीं हो। मैं युवाओं को नहीं, बुजुर्गों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है।
किसी चीज के बारे में पूछता हूं, पिक्चर देखे हो? नहीं। किसी खेल के बारे में जानते हो? नहीं। चलो अब आगे आ जाओ। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स। मुंबई टीम 42वीं बार रणजी ट्रॉफी की विजेता। तो याद लिख लो, रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई टीम ने जीता रणजी ट्रॉफी। अब रणजी ट्रॉफी को जानना भी जरूरी है, मेंस में पूछेगा। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, नाम सुनते होंगे। ये सब हमारी घरेलू क्रिकेट स्पर्धाएं हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट का ये टूर्नामेंट है। सबसे नंबर 1 समझो, रणजी ट्रॉफी को जीतना बहुत सम्मान का बात है। और इन्हीं सब प्रथम श्रेणी क्रिकेट से जब हम कहां तक पहुंचते हैं, ओडीआई मतलब वनडे और टेस्ट मैच में राष्ट्रीय स्तर के टीम में किसी खिलाड़ी के चयनित होने का रास्ता खुलता है। कितने लोगों ने एमएस धोनी देखी? एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी। चलो इतने लोगों ने देखी, बहुत अच्छा लगा। मैं बोला था इसलिए देखी कि और भी देख लिए थे पहले? कितने लोगों ने मेरी काम देखा? अब हाथ कम हो गया। हाँ कितने, ठीक है। कितने लोगों ने, और पूछूं मत पूछो, कितने लोगों ने चक दे इंडिया देखा? कुछ देखने के साथ साथ जानना है। चक दे इंडिया में कौन सा खेल बताया जा रहा था? उसकी शब्दावली कितने लोगों के दिमाग में आई? फुटबॉल की शब्दावली कितने लोगों के दिमाग में आई? वो आपके खून में बहना चाहिए। क्या सेंटर फॉरवर्ड होता है, क्या, समझिए। आगे चलते हैं। पंकज आडवाणी हो गया। और रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी को बोलते ही आपको अभी का कौन सी टीम? मुंबई। अब कौन से खेल पर आ गए देखिए, हर महीने आपको अपडेट करते जाएगी ये पत्रिका। शतरंज, नितिन नारंग अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष। ओके, याद कर सकते हैं एक नजर। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग की विजेता। इंपॉर्टेंट है। पुरुषों के प्रीमियर लीग को तो सब जानते रहते हैं। अभी पुरुषों का प्रीमियर लीग का चैंपियन कौन है? वही डरते डरते बता रहे हो, मतलब तुम आईपीएल भी ढंग से नहीं जान रहे। अच्छी बात है, थोड़ा सा शर्मिंदगी का एहसास होता है तब आदमी जानना शुरू करता है। बिल्कुल शुरुआती दौर है आपका, इसलिए मैं भी एकदम धीरे धीरे इत्मीनान से चल रहा हूं। लिख ले नाम, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग की विजेता। WPL विमेन्स प्रीमियर लीग, WPL की विनर 2024 कौन है? रॉयल चैलेंजर। इसको आईपीएल से मत जोड़ लेना, ये क्या है? WPL। और इसकी कप्तान फ्रेंचाइजी किसके पास है? स्मृति मंधाना। तो कम से कम ये तो जाने स्मृति मंधाना का संबंध बिलियर्ड से है करके। अच्छा नहीं, किस से है? क्रिकेट से है। मतलब जाग रहे हो, मैं चेक कर रहा था, सो तो नहीं गए हो करके पढ़ते पढ़ते। ऐसा भी हो जाता है। हम कोचिंग क्यों आते हैं? नींद अच्छी आती है सर, आप लोग पढ़ाते हैं तो पीछे बैठ के सो जाते हैं, बोलेंगे। क्या किया जाए, ऐसी करके हम लोग अपने दिल को बहला लेते हैं। हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं करके। देवेंद्र झाझरिया, यू मस्ट नो इनके बारे में। अब तो पैरालंपिक की धूम है, इन्होंने धूम मचाना शुरू किया था। अभी ये पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। लिख लें और जानिएगा देवेंद्र झाझरिया कौन थे। मैं बता नहीं रहा हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। 2016 में रियो डी जेनेरो पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया का इस पद हेतु नई दिल्ली में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 2021 में देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और पैरा एथलेटिक्स समझते हो कि नहीं समझते हो? दिव्यांगों की स्पर्धा है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत। जिस व्यक्ति को किसी कारण से शारीरिक असमर्थता का शिकार होना पड़ रहा है, वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेता है और उनकी खेल प्रतिस्पर्धा कहलाती है पैरालंपिक। अभी पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और वो बेसिकली किससे जुड़े हैं? वो पैरा एथलीट अपने समय में जब वो खेलते थे तो जेवलिन थ्रो के प्लेयर थे, अब तो सीनियर हो गए हैं।
मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल की प्रमुख, शरद कमल ध्वजवाहक। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के बारे में भी आप जाने, है ना, जानते ही होंगे। फिर रोजगार समाचार है राष्ट्रीय स्तर का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं, 10:30 बजने वाले हैं, कुछ थोड़ी मोटी चर्चा और करते हैं। और वादे के अनुसार मैंने आपको 10 बजे छुट्टी देने का वचन दिया था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको आधा घंटा ज्यादा पढ़ा दिया। आप लोगों का चेहरा देखकर वैसे नहीं लग रहा है कि आप दुखी हैं, कि बहुत ज्यादा दुखी हैं। कब छोड़ोगे सर, हम यही सोच रहे हैं, बोलते हैं। हम कोचिंग क्यों आते हैं? चाय पीने, नाश्ता करने, गप मारने, और कहां से आप लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी लगता होगा, नहीं लग? यस सर, देखो सच्चाई आखिर आ ही जा सकती है। बनावट क्या सुनते हैं ना, क्या क्या सच्चाई, क्या खुशबू, क्या क्या बोलते हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो तुम लोग आखिर सच्चाई पे आ ही गए और वाह वाह करने लगे। फालतू बात करके आदमी जल्दी फेमस हो सकता है, आप जैसे लोगों का ये हाव भाव बता रहा है। इधर देखो ध्यान से। अच्छा, प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कैसे करें? ठीक, तैयारी कर रहे, ये हर कोई बता देता है, पर तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करना पड़ता है। करें करें, इतने सबसे ज्यादा इसी वीडियो को लोग देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का बस एक वीडियो डल जाए, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, बस लोग उसको देखने लगेंगे। वीडियो देखने से तैयारी थोड़ी होगा, पढ़ने से होगा बेटा। कस के पढ़ना पड़ेगा और सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। अब इनका रोक दें क्या? नहीं, मैं आपको ना सार संग्रह और क्या बताना चाह रहा हूं, कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह रहते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पेज चेंज हो रहा है ना, पता चले बस। ये स्मरणीय तथ्य है। अब देखिए इसमें क्या एक खासियत है। अभी हम कुछ चीजों को अंडरलाइन कर रहे थे, लिख रहे थे। क्या आपने सही चीजों को चुना? बड़ी बड़ी न्यूज में से आपके लिए दोबारा रीचेकिंग सिस्टम दे दिया। यदि आपकी हमारी नजर पैनी है तो स्मरणीय तथ्य में वो बातें जो मैं बता रहा था रिपीट होने लगेंगी। और कहीं पर हमने छोड़ दिया है जल्दी में, तो यहां पर फिर वो चीजें आएंगी, आप उसे एड ऑन कर सकते हैं। पहला स्मरणीय तथ्य है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो ये महत्वपूर्ण था ना। और यहां पर देखो पहले नंबर पे दिया गया उसको, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये पढ़ने का सिंपल तरीका है। तीसरी चौथी बार अब इनका नाम सुन रहे हैं। अब आपको ये क्या हो गया, उम्मीद करते हैं याद हो गया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट परीक्षण 2024 को किया? अग्नि 5। ये रिवीजन शुरू हो गया। अग्नि 5 का रेंज कितना है? 5000। मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5 जो है MIRV टेक्निक से लेस है। जब आप मेंस में निबंध लिखोगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, जब आप ऐसा बार बार पढ़े रहोगे तो आपकी ये जुबान में शामिल रहेगा। अग्नि 5, ICBM इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ऐसा आपकी जुबान में चढ़ गया रहेगा। तो ऑटोमेटिक वो कहां झलकता है आपके निबंध में, और आपका स्तर दूसरों से ऊपर दिखने लगता है। भारत सरकार ने 2019 में संसद से पारित किस विवादित नागरिकता से संबंधित कानून को मार्च 2024 में लागू किया? यह न्यूज थी, मेरी नजर भी पड़ी थी, मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है। CAA आप सुनते ही होंगे करके, लेकिन CAA नागरिकता कानून 2024 में लागू हो गया। क्या है CAA? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के आधार पर कौन बन गए? नायब सिंह सैनी। उसके बाद जैसलमेर में भारत ने तीनों सेनाओं का जो क्या किया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया रहा होगा, सैन्य अभ्यास किया रहा होगा, उसका नाम भारत शक्ति है। न्यूज में आया था, ये मैं बताया नहीं हूं। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अहिल्यानगर। ऐसी देख लें। नौसेना की एक पनडुब्बी आई है, INS अक्षय दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, रामनाथ कोविंद। 2024 को
त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाले हाथ से बुने किस कपड़े को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? आप यहाँ पर कपड़े का नाम रीसा देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज सीखनी है, जीआई। जीआई टैग आपका होमवर्क है, छुट्टी का समय हो रहा है, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। जीआई टैग क्या होता है? कभी रसगुल्ले को मिलता है ना, रसगुल्ला उड़ीसा का है कि बंगाल का है, ऐसा चलते रहता है ना जीआई टैग। हाँ, अभी अब समय नहीं बच गया बताने का। तो इस तरीके से सुधा मूर्ति का नाम आया, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, और मुंबई का नाम आ गया रणजी ट्रॉफी जीतने में। क्रिस्टीना पिस्कोवा का भी नाम आ गया। कौन है क्रिस्टीना पिस्कोवा? विश्व सुंदरी। अरे स्वीडन का भी नाम आ गया। क्यों स्वीडन पर चर्चा हुई थी? नाटो का देश बना। इस तरीके से अन्य बहुत सी बातें हैं, और आपने करंट अफेयर का सिंपल कॉन्सेप्ट अभी देखा। अब आपको चूंकि मुझे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना भी सिखाना है, तो थोड़ा सा 5 मिनट और आपका समय लूंगा। म्यांमार की राजनीतिक स्थिरता तथा भारत, ये इंटरनेशनल रिलेशन पे आर्टिकल है। अभी आप इसको पढ़ें या ना पढ़ें, बेहद महत्वपूर्ण कोई आर्टिकल दिखेगा तो बताऊंगा। भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण कितना सफल, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे लोकतंत्र और भारत, या वर्तमान लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, इस तरह का कोई ना कोई निबंध आते रहता है मेंस में। तो आप लोकतंत्र को लेकर के जब कोई बड़ा निबंध ऐसी पढ़ते रहेंगे हंसते खेलते, तो आप लोकतंत्र पर क्या लिख सकते हैं? कोई भी आर्टिकल आएगा तो लिख सकते हैं। अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपको इसमें काम की क्या चीजें मिलती हैं आप देखेंगे। एक निबंध जो आपकी मेंस की शब्द सीमा में रहता है, या लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया एवं तथ्य, एक जानकारी वाला है कि लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, क्यों दिया गया, क्योंकि जिस समय अंक आया था उस समय चुनाव होने थे, है ना। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, या वैसे आपको संविधान में आपके सर पढ़ाएंगे ही। नेक्स्ट पर पढ़िए, अगले आर्टिकल पर देखो, इसमें वीवीपैट वगैरह सबका जिक्र किया गया है, ब्रेल ईवीएम का जिक्र किया गया है। तो ऐसी कोई शीर्षक, कितने लोग वीवीपैट जानते हो? अच्छा, जितने लोग मतदान के लिए गए हो, वीवीपैट नहीं, चलो जानते रहिएगा। चलिए ठीक है, समय नहीं बचा, जान जाइएगा। इस लेख को पढ़ेंगे या आप अपने दिमाग पे जोड़ देंगे। जल संकट का सरल समाधान, समन्वय, सहयोग और जागरूकता। मन हो इस निबंध को पढ़ें। जल संकट एक चुनौती है पूरी दुनिया के सामने, कभी भी कोई भी निबंध लिखने में आ सकता है। फिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व पे निबंध दिया है, पृथ्वीराज चौहान, अभी पढ़ के हटे हैं। क्या होता है, पढ़ाई एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पहले आपको तराइन का युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, पृथ्वीराज चौहान, अजय राज चौहान, विग्रह राज चौहान, चौहान वंश, तोमर वंश, मोहम्मद गौरी, ये सब वन लाइनर फैक्ट याद आए। अब ये तो आपको 24 घंटे याद रह सकते हैं, ऐसा मान के चलिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में और तो कुछ जाने, मन हुआ आप पढ़ें, ये आपका मनोरंजन भी है, ज्ञानवर्धन भी है, और पढ़ने में सहायक है। इल्तुतमिश पे आर्टिकल आ गया, क्यों ना पढ़ लें। आखिर हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं अनावश्यक रूप से, वही आप रील देखते हो, कुछ करते हो, इनको पढ़ना शुरू करो। और देखिए, और कुछ लेख दिया है क्या इसमें? मीर कासिम अभी आएगा, आधुनिक भारत जब आप पढ़ेंगे मीर कासिम का नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा, तिगवा, पिपरहवा, बड़े फेमस जगह है तिगवा और पिपरहवा। वर्तमान में चर्चित विभिन्न अनुधारणाएं, आर्टिकल 142 क्यों चर्चित है, देख लीजिएगा क्यों चर्चित है। चुनाव से कुछ जुड़ा हुआ है, चंडीगढ़ नगर निगम, ठीक काम का लगे पढ़ सकते हैं। डे जीरो बड़ा चर्चा में रहता है। डे जीरो कोई जानता है? डे जीरो जिस दिन पूरा पानी सूख जाता है, कभी भी ये प्रश्न आएगा। डे जीरो उस दिन को संदर्भित करता है जब शहर के नल पूरी तरह से सूख जाते हैं, जिससे लोगों को अपने दैनिक उपभोग का पानी लेने के लिए भी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये हमारे देश की और दुनिया की बड़ी समस्या है। डे जीरो। सर्वाइकल कैंसर बार बार चर्चा में है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर के कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के न्यूज को वायरल किया, तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर के आपको जानकारी बढ़ानी चाहिए, ये आपकी आवश्यकता है। श्वेत क्रांति 2.0 के भावी निहितार्थ। श्वेत क्रांति कितने लोग जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड कितने लोग जानते हैं? क्या है ये?
दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, आप अभी शब्द नहीं जान पा रहे हैं, कृपा करके इस लेख को क्या करें, पढ़ें घर में। आपको श्वेत क्रांति के बारे में जानकारियां स्वयं मिलेगी। देखिए श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, सबका नाम मिलेगा ना। वर्गीस कुरियन का नाम आएगा, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तुम्हारा चेहरा देख के मुझको टेंशन होने लगा। जाना है हेडेक हो रहा, ज्यादा लगने लगा ना। क्यों? ये मैं नहीं जान रही हूं करके हेडेक होने लगा कि स्वाभाविक रूप से हेडेक? कारण बताओगे? जा सकते हो, बहुत तुमको ये तकलीफ है तो। एक दो पॉइंट और है, फिर छुट्टी दे देंगे आपको, छोड़ दीजिए चलिए क्लास को भी। भारत में पर्यटन ठीक देख सकते हैं, आपका मन हो तो, है ना। मताधिकार का राजनीति और नीतिगत परिणामों पर प्रभाव, ना चाहे तो इस निबंध को आप छोड़ सकते हैं। डरना नहीं है ना, धीरे धीरे सब होता है। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित लेख है। मेंस में जब आपको जनसंख्या नियंत्रण पर विस्तृत लेख लिखना रहेगा तो ये काम आता है। भारत यूए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसपे आपकी नजर नहीं जाती। भारत का अभी यूएई से बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो रहा है, इसको जरूर पढ़ें। बहुपक्षीय आयामों के साथ बढ़ता भारत यूएई द्विपक्षीय संबंध कैसे बढ़ रहा है, इसके क्या मायने हैं, आप इस लेख को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। फिर सार संग्रह, मजा आता है सार संग्रह पढ़ने में। आपके पिछले सारे सब्जेक्ट के नॉलेज को ये वन लाइनर फैक्ट में रिपीट करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, किसका कथन है? कबीर का। थोड़ी देर पहले बता रहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। दिल्ली में खैरुल मनाजिल की स्थापना किसने की? माहम अनगा। कौन है माहम अनगा? अकबर की संरक्षिका। शिवाजी के अष्ट प्रधान में से कौन युद्ध में भाग नहीं लेते थे? पंडित राव और न्यायाधीश। बाकी 8 में से 6 वक्त आने पर लड़ने जाते थे, और पेशवा तो खुद ही बहुत बड़ा लड़ाका था। अब ऐसी आधुनिक भारत से संबंधित चीजें दी गई है। अपनी फांसी से पूर्व क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, बलिदान कर रहा हूं? किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल। माँ की गोद में जा रहा हूं, मातृभूमि में जा रहा हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते हैं? ये अनुच्छेद 61। ये आपको एक बूस्टर डोज मिल जाता है। आप ज्योग्राफी की चीजों को जान सकते हैं, आप किसकी चीजों को जान सकते हैं, हिस्ट्री की चीजों को जान सकते हैं, पुराने ज्ञान को रिवाइज कर सकते हैं अपना। किसको पढ़कर? सार संग्रह को। भारत और विश्व का भूगोल, पेनाइन, एल्पेसियन और अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलुरु को, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है कोंकण रेलवे परियोजना। इस तरीके से आप इसे भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ठीक, आप मई अंक, जून अंक, जुलाई अंक, अगस्त अंक, सितंबर अंक कवर कर सकते हैं। मैं भी बीच बीच में यहां से रायपुर से कभी और कभी बिलासपुर से। एक पिछला अंक भी है जहां तक जुलाई अंक, वो भी हाँ यूट्यूब चैनल में है। ऐसी वहां पर मैंने कौन से अंक को पढ़ाया है बिलासपुर में? जुलाई अंक को। जिनको पढ़ने का मन हो, जिन्हें चैलेंज लग रहा होगा और हम चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पढ़ें। और जो बच्चा समझकर खुश रहना चाहते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो वो खुश रह सकते हैं। जो दुखी रहना चाहते हैं वो दुखी रह सकते हैं। लेकिन ये जमीनी सच्चाई है, ज्ञान आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रतियोगी परीक्षा में क्या मिलती है? सफल। ओके।